यूके के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो यूके का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ नदीम रज़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रज़ा ट्रैवल टेल। आज मैं आपको हॉट फेवरेट कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक सबका हॉट फेवरेट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि उसका वीज़ा जो है विज़िट वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एम्बेसी कितना टाइम लेती है और मेन जो पॉइंट है कि ये कंट्री जो है वो इतना ज़्यादा रिजेक्शन क्यों करती है, ऑब्जेक्शन क्यों लगाती है, किस चीज़ पे लगाती है और किन चीज़ों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए ताकि ऑब्जेक्शन जो है वो कम से कम हो। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस कंट्री के बारे में जिसका नाम है यूके। तो यूके के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो लोग बिज़नेस करते हैं वो यूके का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो भी वीज़ा अप्लाई करता है उसके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए होते हैं, जिनमें उसका पासपोर्ट होता है जो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए कम से कम, और उसका आईडी, उसका एफआरसी, एमआरसी और 6 मंथ की इसमें जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि उनके लिए 2 बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक उनकी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और दूसरी उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब आप एक ही स्टेटमेंट लगा के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, वो जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है वो ऑब्जेक्शन लगा देता है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो अब रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, आपकी इनकम जो है वो एक दूसरे से टैली नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही। तो इसका क्या सलूशन है? इसका सलूशन है कि आप अपने जितने भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो अपने बिज़नेस वाले अकाउंट से जो है वो करें। अगर आपको जो सेल हो रही है आप वो सारी सेल अपने बिज़नेस अकाउंट में डालें, ठीक है। और जो आपने कोई माल लेना है वो उसकी भी पेमेंट आप बिज़नेस अकाउंट से करें। जो पर्सनल अकाउंट है उसमें आप ये रखें कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मेरी जो इनकम है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि हर मंथ आपने अपने बिज़नेस वाले अकाउंट से 2 लाख रुपए जो हैं वो पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं कि मेरे जो अखराजात हैं वो 50,000 रुपये हैं, तो आपने इस तरह करना है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है जिसमें आपने 2 लाख रुपए डाले हैं उसी में से आपने सिर्फ 50,000 रुपये जो हैं वो निकालने हैं, उससे आपने अपने पर्सनल अखराजात करने हैं। इसके अलावा आपने अपने पर्सनल अकाउंट में कोई ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्शन बन जाएगा, क्योंकि आपने जितनी भी एक्टिविटी है वो अपने बिज़नेस अकाउंट से करनी है। तो इस तरह जब आप 4 से 6 माह ऐसे अपने अकाउंट को चलाएंगे तो आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी जो है इनकम से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही। मेन चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है गलती ये करते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपनी सैलरी या इनकम लिखते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट में नहीं आ रही होती, क्योंकि जो बिज़नेस अकाउंट में जितनी भी अमाउंट होती है वो बिज़नेस की होती है, ठीक है। हमने सोचना है पीसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने जैसे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर सोच रहा है हमने वैसे ही सोचना है और हमने अपनी स्टेटमेंट को वैसे ही चलाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये ऑब्जेक्शन आई होप कि नहीं लगेगा, डेफिनेटली नहीं लगेगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने ये ख़ुद जो है इस चीज़ पे काम करना है। आप किसी दूसरे पे डिपेंड ना करें, ये एक्टिविटी आपको ख़ुद करनी पड़ेगी। आप ख़ुद जब करेंगे तो उम्मीद है कि आपका जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, आपका काम हो जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। जो सैलराइज पर्सन हैं उनको जो चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा जैसे एफआरसी, एमआरसी के अलावा उनको जॉब लेटर, उसके बाद 3 माह की जो पे स्लिपें चाहिए होती है, जो उनकी होती है सैलरी वो तो ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ रही होती है। तो उनका ये प्रूफ हो जाता है कि
ये जो है इतनी पे ले रहे हैं और इनके अकाउंट में आ रही है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि ये जॉब कर रहे हैं। उनकी जो मेन एक चीज़ होती है वो होता है कि जॉब लेटर के अलावा एनओसी होता है, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। वो जिस कंपनी से काम कर रहे होते हैं वो कंपनी इनको इशू कर देती है। अच्छा जी, वो लोग क्या करें जिनकी जो सैलरी है वो अकाउंट में नहीं आ रही, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको कैश इन हैंड मिलती है तो वो अपनी पे स्लिप पे कैश इन हैंड लिखवा सकते हैं, लेकिन वो अपनी अगर कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि उनकी जो डेजिग्नेशन और सैलरी है वो थोड़ी ज़्यादा शो कर दें, जिस हिसाब से उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे डाले होते हैं वो उस हिसाब से अपनी जो है वो सैलरी शो कर दें, तो उनके भी जो है उम्मीद है कि वो काम हो जाएगा, उनका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो बात होगी बिजनेसमैन से राइस पर्सन, और जो पे जिनकी जो है अकाउंट में नहीं आती, कैश इन हैंड लेते हैं, ये तो होगी उनकी बात। अच्छा, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है वो क्या करें? तो उसका सलूशन मैं आपको ये बताता हूँ कि जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनकी वो ऐसे करें कि अगर उनके कोई ब्लड रिलेशन है उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जो है वो उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ अप्लाई करेंगे तो वो अपने अखराजात का भी शो करेंगे और आपका अखराजात भी शो करेंगे, वो आपके स्पॉन्सर बन जाएंगे और अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके केस के साथ अटैच करेंगे। वो एक स्टाम्प देंगे जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, एफिडेविट देंगे, उसमें लिखेंगे कि ये मेरा इसके साथ ये रिलेशन है और इसके सारे अखराजात मैं कर रहा हूँ और ये आफ्टर विजिट जो है वो पाकिस्तान वापस मेरे साथ आएगा। जो रिटायर्ड पर्सन है तो वो ऐसे करेंगे कि वो अपनी रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे, और अगर पाकिस्तान में उनका कोई बेटा बेटी या उनका कोई भी जो रिलेटिव है वो बिज़नेस कर रहा है, उसकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तो वो जो है उनको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दे सकता है, तो इससे भी जो है वो उनका जो है वीज़ा ग्रांट हो सकता है। तो टूरिस्ट हैं जिनके पास स्पॉन्सर नहीं है वो कैसे अप्लाई करें? उनके लिए ये है कि उनकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, कोई एक तो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो। दूसरा ये है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें इतने फ़ंड हों कि उनको यकीन हो कि ये बंदा अगर इंग्लैंड जाएगा तो फिर आफ्टर जो है विज़िट वो वापस पाकिस्तान आएगा। कि ज़रूरी नहीं कि स्पॉन्सर हो, होटल बुकिंग पे भी जो है वो यूके का वीज़ा जो है अप्लाई हो सकता है। ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्पॉन्सर ने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें आपका बायोडाटा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आईडी नंबर, आपका एड्रेस और आपका रिलेशनशिप जो स्पॉन्सर के साथ है वो उसमें ऐड होगा। स्पॉन्सर जो है वो डिक्लेरेशन के अलावा आपको अपने पासपोर्ट की कापी, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने घर की लैंड रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो टेनेंसी एग्रीमेंट वो उसकी फ़ोटोकॉपी, और जो है पे स्लिप्स 3 माह की और जॉब लेटर, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर घर का जो इलेक्ट्रिसिटी गैस जो है बिल है वो अगर इसमें शामिल कर देते हैं तो आपका स्पॉन्सर जो है एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर वो बन जाता है। अगर आपका कोई क्लोज़ रिलेटिव नहीं है, आपका कोई जानने वाला वो आपको स्पॉन्सर करता है, और अगर वो कहता है कि मैं अकोमोडेशन और फूड का आपका अखराजात वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो सिर्फ डिक्लेरेशन में नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप लिखेंगे और ये लिखेंगे कि ये हमें मिलने के लिए आ रहा है और हम इन्हें जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो डिक्लेरेशन में ये नहीं लिखेंगे कि फूड और अकोमोडेशन जो है वो मैं इन्हें दे रहा हूँ। वो ऐसा करेंगे कि वो एप्लीकेंट पाकिस्तान से ऐसा करेगा कि वो डिक्लेरेशन उसके बंदे की पासपोर्ट की कॉपी के साथ जो है वो होटल बुकिंग लगाएगा, जिन डेट्स को वो जा रहा है और वापस आ रहा है तो उन डेट्स में वो होटल बुकिंग लगाएगा जिसमें कुछ पैसे जो हैं पे हो या वो सारी जो है पेड बुकिंग हो। तो इस तरह ये है कि उस बंदे का जो है वो केस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्सर की भी गारंटी हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये मुझे मिलने के लिए आ रहा है, और साथ में होटल बुकिंग भी अटैच होगी जिससे उसका केस स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो भी डिक्लेरेशन होगा वो जो है वो जो स्पॉन्सर भेजने वाला होगा वो उसको साइन करेगा।
ادھر جو یو کے میں رہنے والے ہیں وہ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈکلریشن ہوتا ہے وہ سولیسٹر سے وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے۔ کچھ تو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، لیکن ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں سولیسٹرز کی کہ وہ فیسیں جو ہیں وہ بعض دفعہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جو ایسے کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جی یہ فیسیں بہت زیادہ ہیں تو ہم کیا کریں۔ ان کے لیے ایک بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ وہ جو ہے وداؤٹ ٹیسٹیشن بھیج دیں، اپنے صرف سگنیچر کریں ڈکلریشن پہ اور آپ کو بھیج دیں، کیونکہ جو برٹش سٹیزنز ہیں امبیسی ان کے جو ہے سگنیچر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ سولیسٹر کو فیسیں وغیرہ بھی دیں، کیونکہ فیسیں جو ہیں وہ 300 سے لے کے 800 پاؤنڈ تک جو ہیں وہ وہاں کے سولیسٹر جو ہیں وہ ڈکلریشن کو ٹیسٹ کرنے کی لے لیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ وہ سولیسٹر سے اسپانسر کو ٹیسٹ بھی کروائیں، کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنے یعنی کزنز اور میرے جو بھائی ہیں میں ان کا جو کام کرتا تھا ان کے ویزے وغیرہ یو کے جب ہم اپلائی کرتے تھے تو ان کے اسپانسر بھی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، وہ وداؤٹ ٹیسٹیشن ہی ہم یوز کرتے تھے اور ہم ایسے ہی ان کو ایکسیپٹ کرتی تھی۔ صرف یہ ہے کہ جو اسپانسر بھیجنے والا ہے وہ اپنا کانٹیکٹ نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ جو ہے وہ آپ کو دے، جو اپلیکیشن میں مینشن ہو، تاکہ وہ اگر ویریفیکیشن کرنا چاہیں تو ان سے ویریفیکیشن کر سکیں۔ اس پوائنٹ کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور جو آپ کو اسپانسر بھیجنے والے ہیں آپ ان کو یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ٹیسٹ کروا کے بھیجیں، آپ جسٹ اپنے سائن کروا کے بھی جو ہے وہ اسپانسرشپ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، وہ قابل استعمال ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ لوگ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے یہ جو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیا ہے یہ میرے لیے ایک انسینٹیو ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔